हाय गाजी। हाय एवरीवन। प्रिय छात्रगण एवं प्रशिक्षित, कैसे हैं आप लोग? आज कई दिनों के बाद हम इस प्लेटफार्म पर आ रहे हैं। आवश्यक कार्य से नहीं आ पा रहे थे, तो आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम में शिक्षण विधियाँ होती क्या है। आज इस विषय पर टिप्पणी हम करेंगे कि शिक्षण विधियाँ होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। प्रशिक्षण विधियाँ देखें, प्रशिक्षण विधि वास्तव में पूछा जाए तो विभिन्न प्रकार की हैं, जिनका नाम हम दे रहे हैं। नंबर 1, प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है, जो प्रश्नकाल में बातें की जाती है, प्रश्नकाल में प्रश्न किया जाता है, उनका आंसर दिया जाता है, तो आदि पर टिप्पणी किया जाता है, जिसका हम विस्तृत अध्ययन नीचे देखेंगे। दूसरी विधि है विवरण विधि प्रविधि। तीसरा वर्णनात्मक विधि। विवरण किसी तथ्य का किसी चैप्टर के विषय में विस्तृत वर्णन और विवरण देना, जिसे संवाद कहते हैं। उद्देश्य में प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत वर्णन विधि विस्तार विधि में, व्याख्यान विधि व्याख्या के साथ की जाती है, स्पष्टीकरण विधि पूर्ण रूप से स्पष्ट सत्य, कहानी कथन विधि कहानी का सारांश किस शीर्षक पर है, कथोपकरण क्या है, तो कहानी प्रकथन विधि प्रविधि होती है। निरीक्षण एवं अवलोकन विधि, जिसमें किसी भी तथ्य का निरीक्षण करना, बार बार दोहराना, अवलोकन करना, ये अवलोकन प्रविधि है। अगला उदाहरण प्रविधि है। इसके बाद खेल गतिविधि प्रविधि है, प्रयोगात्मक कार्य विधि प्रविधि है, वाद विवाद प्रविधि है। इसी के साथ कार्यशाला प्रविधि है, भ्रमण प्रविधि है। भ्रमण भी एक घुमक्कड़ से कहा जाता है, यह भी एक प्रविधि है। सामूहिक चर्चा, वर्णन आदि पर टीपा टिप्पणी की जाए, यह भी एक प्रकार की विधि मानी जाती है। अब शिक्षण विधि में देखा जाए तो हम सभी के विद्यालय महाविद्यालय स्तरों पर पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक रहे होंगे। उनकी पढ़ाई गई विषय वस्तु हमें आज तक याद हैं। जानते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका, समझाने का ढंग इतना अच्छा और सरल था कि उन पाठों को हम आज अपने छोटे को आसानी से समझ लेते हैं, और पढ़ने का तरीका भी शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण का विधि का रूप माना जाता है। शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्यवस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छी तरीकों से समझी जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण विधि द्वारा ही किया जाता है। परिभाषा थ्रिंग के अनुसार शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्र को कार्य करने के योग्य बनाता है। स्वयं वह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, साथ ही इस कार्य के लिए सतर्कता रहता है और इसे करने की प्रेरणा भी देता है। MP मॉफेट के अनुसार शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षण द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशों का तरीका होता है, और इस तरीके में उपयुक्त चर्चा से हमने जाना कि शिक्षण विधियाँ शिक्षण कैसे हो,
शिक्षण विधियां में शिक्षण कितना प्रभावी होना चाहिए, शिक्षण विधियां में शिक्षण कैसे सुधारा जा सके, उसका समाधान कैसे बताया जाए आदि प्रश्नोत्तर विधि के अंतर प्रश्न बनता है। प्रश्नोत्तर विधि जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। फर्स्ट विधि है, सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए और आविष्कारों से ज्ञान जगत को समृद्ध किया। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप होता है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाता है। शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजनाओं का नियोजित स्वरूप दे सकता है। पार्कर ने कहा था, प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी मानी जाती है। वास्तव में इस प्रविधि का जन्मदाता सुकरात प्रसिद्ध वैज्ञानिक को माना जाता है। इन्होंने 3 सोपान बताए प्रश्नोत्तर विधि में। नंबर 1 शिक्षण, दूसरा अनुभव, तीसरा परीक्षण माना गया। माता पिता नाना नानी जो भी हमें प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन्हें तरीकों को क्या कहते हैं, इसकी जांच करें। प्रश्न विधि इसी पर महत्व रखता है और यह महत्व प्रश्न विधि का महत्वपूर्ण अंग माना भी जाता है। जैसे जिज्ञासा, इच्छाएं, रुचि और एकाग्रता, चिंता, पाठ विस्तार, समस्या समाधान की क्षमता, शिक्षा मूल्यांकन, नवीन ज्ञान से शिक्षण, जिसमें आपका प्रश्नगत दिया गया है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये प्रश्न रूपी संकेत होते हैं जिससे प्रश्न बनता है। तो सक्रियाएं और कक्षा अनुशासन। प्रश्न प्रशिक्षण विधि को सहज और क्रमबद्ध करती है। इसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। प्रश्न सरल तथा स्पष्ट होना चाहिए। ये निम्न तथ्यों पर ध्यान देने योग्य है। प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंध हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा के से लिए जाए, प्रश्न पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ्य का विस्तार करने योग्य हो, प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो, प्रश्न में क्रमबद्धता हो। साथ ही साथ शिक्षण को विषय का पूर्ण ज्ञान हो। प्रश्नों के माध्यम से चलने वाले शिक्षण प्रभावशाली होना चाहिए। कहें कि प्रश्न शिक्षक के लिए अच्छे साथी के रूप में सहयोग देता है। कावलर ने कहा कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर की अपेक्षा होती है। उत्तर प्राप्त निकलवाना भी एक कला होती है। उत्तर देते समय निम्नलिखित तथ्यों का पालन होना जरूरी है। उत्तर देते समय छात्रों को सीधे खड़ा होकर उचित स्वर में बोलना चाहिए। एक समय में एक ही छात्र उत्तर दे। उत्तर देने के लिए प्रतिभाशाली कमजोर दोनों छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। दोनों को चांस देना चाहिए। अशुद्ध व अस्पष्ट उत्तर और उत्तेजक प्रक्रियाओं का कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनके गलत होने के कारण को शिक्षक अवश्य स्पष्ट करे। सही उत्तर को प्रशंसा करनी चाहिए ताकि अन्य छात्र भी इस प्रशंसा से प्रभावित हों। जटिल प्रश्नों के उत्तर को शिक्षक स्वयं पाठ्य सह सामग्री से स्पष्ट करे। उत्तर खोजने का अवसर दिया जाए। स्पष्ट है कि उत्तर विधि भी अधिगम प्रक्रिया की दिशा बोधक है। पशु व उनके उपयोग के बारे में शिक्षण करना तो प्रश्नोत्तर विधि की रूपरेखा मानी जाती है। छात्र की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। A.K. अग्रवाल ने इस बात को कहा था। तो प्रश्नोत्तर के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार में प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, संबोधनात्मक प्रश्न, विवेचनात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न आदि इस प्रकार के प्रश्नों के रूप होते हैं जिसे हम वर्णन करते हैं। विवरण विधि, अगली विधि। विवरण विधि क्या है, कैसे हम जानते हैं विवरण विधि?
शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाए, इसलिए कथन विधि कहलाती है। अर्थात कथन विधि ही विवरण विधि का रूप है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति को और अग्रसर होते हैं। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ हैं, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध हैं आदि पर विवरण दिया जाता है। तो ये विवरणात्मक प्रश्न होते हैं। ऐसे विवरणात्मक प्रश्न आते हैं। विवरण की उपयोगिता होनी चाहिए, अनुभवों का मूर्त रूप होना चाहिए, बोध विस्तार होना चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, मानसिक क्षमता, ध्यान केंद्रीकरण होना चाहिए आदि इस तथ्यों पर विचार होना चाहिए। विवरण के तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से डॉक्टर रविशंकर मेनन ने कहा था। विवरण विधि के शिक्षण करते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वे सावधानियां निम्न होती है। विवरण विषय वस्तु से संबद्ध हो, विवरण सरल स्पष्ट हो, विवरण चित्र, मॉडल, श्यामपट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा न हो, खंडों में प्रस्तुत हो, विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो, विवरण के अंत में 1-2 प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाना चाहिए। वर्णन विधि शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु द्वारा विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके चित्र, मॉडलों द्वारा, भ्रमण करके प्रयोग द्वारा। इन्हें भी जाने। वर्णन का विवरण विधि एक समान नहीं होना चाहिए। विवरण सतही होता है। वर्णन में विषय वस्तु व्यापक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी वर्णन में संगोपांग चित्रण होता है। यह मौखिक, लिखित दोनों तरह से किया जाता है। विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है। इसका स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। इस विधि से शिक्षण करते समय शिक्षक को कुछ बातों पर ध्यान होना चाहिए जो निम्नवत है। जैसे वर्णन विषय वस्तु से संबद्ध होना चाहिए, वर्णन का भाषा शैली सरल और स्पष्ट होना चाहिए, वर्णन समग्र रूप में किया जाए, वर्णन क्रमबद्ध आवश्यकता अनुसार हो, वर्णन स्नानुकूल हो। इसके बाद आता है व्याख्यान विधि। किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। व्याख्यान विधि किसे कहते हैं? किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर जटिल विषयों को समझने के लिए उच्च स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समास को ले लें। इसे समझना हो तो समास 2 पदों से मिलकर बना होता है, सम, धनौस। सम का अर्थ होता है समीप, पास, और अस का अर्थ बैठना। जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए तो 2 या अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए, इसे समासी पदिक कहते हैं। राम लक्ष्मण माता पिता सत्र कुशल। फिर इन पदों को विग्रह करके बताएंगे कि राम और लक्ष्मण माता और पिता शत्रुओं में कुशल। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि व्याख्यान विधि में किसी भी प्रसंग को विस्तार से समझाया जाता है। इन्हीं में भी जाने। हालांकि यह एक तरफा संप्रेषण है, इसे रुचिकर व उपादेय बनाया जा सकता है।
यदि व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चय कर लें तो व्याख्यान स्थानुकूल हो, व्याख्यान सरल व स्पष्ट भाषा में हो। व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुक रुक कर प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की प्रक्रिया होती क्या है। व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चित्र, मॉडल, उदाहरणों का एवं तुलनाओं के तरीकों को समावेश करना चाहिए। व्याख्यान नीति से पढ़ते समय विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन चीजों को जानने समझने की प्रेरणा होनी चाहिए। व्याख्यान विधियां से लाभ, ये निम्नलिखित लाभ होते हैं। व्याख्यान विधि से लाभ: जटिल व दूरह विषय का ज्ञान, विषय का सरलीकरण, स्वाधान की भावनाएं, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना व तथ्यों का ज्ञान। अस्पष्टीकरण, अगला है अस्पष्टीकरण विधि। किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह समझना अस्पष्टीकरण है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहते हैं। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहते हैं। यह विधि ज़्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। शिक्षक को चाहिए कि पाठक वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर लें और उनके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें। इसके लिए चित्रों, मॉडलों, श्यामपट्ट लेखन को माध्यम बनाया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण विधि से शिक्षण की सफलता इस बात से निहित है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो ताकि उसे समग्र रूप में अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उदाहरण के तौर पर सौरमंडल पढ़ना हो तो उसमें सौरमंडल का अर्थ उन ग्रहों, तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा। प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थिति प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना होगा तथा चित्र, तारामंडल का सहारा लिया जा सकता है। स्पष्टीकरण विधि को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पाठक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उनके तार्किक क्रम में नियोजित करना चाहिए। स्पष्टीकरण की भाषा को सरल और शुद्ध रखना चाहिए। पाठ्यवस्तु के भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझना चाहिए। शिक्षण की अन्य प्रविधियां का प्रयोग भी किया जा सकता है। स्पष्टीकरण के अंत में प्रश्न अवश्य पूछें। स्पष्टीकरण विधियां: प्रत्येक पहलू का ज्ञान, क्रमबद्ध का तार्किकता, ज्ञान की समग्रता, प्रत्येक बिंदु का ज्ञान। कहानी प्रकथन विधि: एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी। जैसे वाक्य को पूरा होने वाली कहानियां हम सभी अपनी दादा नानी से सुने, उस समय बताई गई बातें इस सभी को याद में आती हैं। यदि विधा कहानी कथन कहलाती है तो कहानी कथन विधि के अंतर्गत कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कक्षागत अनुशासन भी बना रहेगा और उन्हें जिज्ञासा जागृत होगी। यह विधि मौखिक ही होती है। कहानी विधि का महत्व: कहानी विधि का निम्नांकित महत्व होता है। एकाग्रत, कल्पना शक्ति का विकास, अधिगम की तीव्रता। कहानी विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय, इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि कुछ बातें को ध्यान में रखा जाए। कहानी कथन स्तरानुकूल हो। कहानी कथन की भाषा स्पष्ट और सरल हो। कहानी कथा में प्रसंग, हाव भाव, आरोह अवरोह हो तथा कहानी कथन के साथ पाठ्य सामग्री का उचित प्रयोग होना चाहिए। कहानी कथन के बाद अधिगमता से बोधगम्यता के प्रश्न अवश्य पूछे जाएं। निरीक्षण एवं अवलोकन विधि: यह तथ्य पूरी तरह स्थापित है कि देखी हुई घटना वस्तु भूलती नहीं है। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अस्थायी होता है।
शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ्य विषय में शामिल वस्तुओं घटनाओं के अवलोकन एवं निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होगा। वास्तव में किसी वस्तु स्थान कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही अवलोकन है। सभी विषयों में विशेषकर विज्ञान कृषि तथा समाज विज्ञान के लिए यह अधिक उपयोगी है। समझना परखना ही इस विधि का मूल तत्व है। समूह शिक्षण और उच्च स्तर का प्रबोध कार्यों में इस विधि का प्रभावी होगा। इस विधि के शिक्षण करते समय निम्न बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण की प्रक्रिया क्रमबद्ध हो। कब कहाँ किसका क्या और कैसे अवलोकन करना है यह छात्रों को पता होना चाहिए। उद्देश्य का पूर्व निर्धारण होना चाहिए। छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अवलोकन निरीक्षण करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण के बाद ही उसकी आख्या लेखन आवश्यक है। उदाहरण विधि में किसी कठिन और गूढ़ तथा घटना तथ्य को समग्र प्रशंसकों अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान तथा उदाहरण देकर बच्चों को राष्ट्रीय भावनाओं के लिए प्रेरित करना।